नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय बीए थर्ड ईयर का, जो आपका सेकंड पेपर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में हम आज पढ़ेंगे, जो आपकी आईआर वाली सेकंड पुस्तक है, उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पूर्व हम जो हमारी पहली पुस्तक थी प्रमुख राजनीतिक चिंतक, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा अध्ययन का विषय होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो घटनाएं सामने आई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिवर्तन हुआ, जो सुधार हुआ, उन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, आज हम बात करते हैं विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय जो क्षेत्र में परिवर्तन आया प्रवृत्तियों में, उनके संबंध में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या क्या हुआ, उन सभी घटनाओं का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि यूरोपियन जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया, अंत हो गया, परमाणु युग का सूत्रपात हुआ, एशिया और अफ्रीका जागरण तथा संप्रभु राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हुई, साम्यवाद का विस्तार हुआ, सैनिक गुटबाजियाँ हुई, शीत युद्ध हुआ और गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अंत हुआ, महाशक्तियों में कमी आई, यानी महाशक्तियों की संख्या में क्या हुआ, कमी आई। द्विध्रुवीय प्रवृत्ति में परिवर्तन होकर के बहुकेंद्रवाद बना और तीसरे विश्व का भी महत्व बढ़ता गया, उत्तर बनाम दक्षिण हो गया संघर्ष। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता हुआ परिवार, इन सभी कारणों, इन सभी परिवर्तनों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन प्रभुत्व का किस प्रकार अंत हुआ। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस समय ये क्या हुआ कि यह विश्व युद्ध का प्रमुख केंद्र यूरोप रहा है। उस समय ये यूरोप विश्व का जो युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, उसका प्रमुख केंद्र था। इस कारण से वहाँ पर जन और धन की दोनों की ज़बरदस्त हानि हुई। वहाँ पर लाखों लोग मारे गए और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गए, क्योंकि सारी संपत्ति और पूंजी नष्ट हो गई विश्व युद्ध में, और सभी राष्ट्रों की, यूरोपियन कंट्री की हालत खराब हो गई, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। उसी समय ये जो यूरोपियन जातियाँ थी, पुर्तगाल, अंग्रेज, ये सभी विश्व पर राज करती थी, विश्व को अनेक देशों पर उपनिवेश स्थापित कर रखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो यूरोपियन कंट्री थी, यूरोपियन देश थे, वो संपन्न थे, क्योंकि वो और देशों पर उपनिवेश स्थापित करके, उन देशों का शोषण करके अपने आप को शक्तिशाली बना लिया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसका मुख्य केंद्र यूरोप हुआ, तो वहाँ पर जन और धन दोनों की ज़बरदस्त हानि हुई, क्योंकि युद्ध का प्रमुख केंद्र
यूरोप रहा, जिसमें सभी यूरोपियन कंट्री, सभी यूरोपियन देश युद्ध में भाग लिए। इस वजह से आर्थिक रूप से इन्हें नुकसान हुआ। चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो या फ्रांस हो, सभी राष्ट्रों की हालत बहुत ही खराब हो गई। आर्थिक रूप से वह बहुत पिछड़ गए, क्योंकि इससे पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यहाँ पर बहुत संपन्न राष्ट्र होते थे। ये इन राष्ट्रों में आर्थिक संपन्नता अधिक थी, क्योंकि वैज्ञानिकता का विकास भी यूरोप में सर्वाधिक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व यहाँ पर वैज्ञानिकता और विज्ञान के आविष्कारों के कारण ये राष्ट्र और दुनिया से बहुत आगे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध हुआ द्वितीय, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ के लोगों को नुकसान हुआ। विश्व युद्ध होने के कारण उद्योग धंधे सब ठप हो गए और संपन्नता आर्थिक दृष्टि से ये पिछड़ गए। यहाँ पर जन और धन दोनों की हानि हुई, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विश्व पर जो ये प्रभुत्व स्थापित कर रखे थे, जो विश्व के अनेक देश जैसे भारत, अफ्रीकी कंट्री, चाइना, इन सभी पे इनका जो प्रभुत्व था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचने के कारण ये अपने उपनिवेशों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सके, उन्हें संभाल नहीं सके। इसी वजह से इनका धीरे धीरे क्या हो गया, अंत हो गया। यानी कि जो यूरोपियन कंट्रियों का विश्व पे जो साम्राज्य स्थापित था वह धराशायी हो गया, वह समाप्त हो गया, उसका अंत हो गया। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध यूरोपियन जो कंट्री थी, यूरोपियन जो देश थे, उनके लिए एक बेहद परिवर्तनकारी रहा, एक बेहद नुकसानदायक रहा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियन प्रभुत्व समाप्त हुआ या अंत हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्र की ये एक प्रमुख घटना थी, जिसने इन देशों को कमज़ोर किया और कमज़ोर करने के कारण विश्व में इनका प्रभुत्व क्या हुआ, कमज़ोर हुआ। इसी प्रकार से हम बात करें अगले टॉपिक के संबंध में, तो परमाणु युग का सूत्रपात। देखिए, परमाणु युग का सूत्रपात के संदर्भ में हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व परमाणु बम का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 1945 से पूर्व हम देखें तो वहाँ पर परमाणु बम जैसी कोई भी शक्ति का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जैसे ही अमेरिका ने अपने यान 29B 29B उस यान के माध्यम से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक 2 शहरों पर जैसे ही उसको गिराया बम को, तो बम को गिराने के बाद में विश्व के सामने क्या आया, परमाणु बम। परमाणु बम आने के बाद में लोगों को आश्चर्यजनक हुआ कि अमेरिका के पास इतना शक्तिशाली हथियार था, लेकिन अमेरिका ने किसी को बताया नहीं।
क्योंकि बहुत सारे विचारकों का मानना है, बहुत सारे राजनीतिज्ञों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो काल है उसमें सभी मानुषी शक्ति का विस्तार हुआ, और वो मानुषी शक्ति कौन सी है? परमाणु हथियार। परमाणु हथियारों का सूत्रपात होने के बाद में परमाणु हथियारों की होड़ हो गई, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो। सभी राष्ट्र अपनी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने लगे, परमाणु बम बनाने लगे। तो यह भी एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक मुख्य परिवर्तन हुआ, क्योंकि जैसे ही परमाणु युग का सूत्रपात माना जाता है, वो कहाँ से माना जाता है? वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माना जाता है, अमेरिका के प्रयोग के बाद माना जाता है। कुछ राजनीतिज्ञों का मानना है कि मनुष्य अपनी बढ़ती हुई शक्ति का विस्तार करने के लिए परमाणु हथियारों का नए नए आविष्कार कर रहा है, क्योंकि मनुष्य जीव बहुत ही बुद्धिमानी है, और बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता है, अपने राष्ट्र की शक्ति का विस्तार करना चाहता है। तो इसी दृष्टि में कहें तो परमाणु युग की शुरुआत कहाँ से हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि परमाणु युग का सूत्रपात हुआ, और मनुष्य वर्तमान में भी परमाणु अणु शक्ति में जी रहा है, परमाणु का आविष्कार कर रहा है, परमाणु शक्ति का विस्तार कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एक प्रमुख परिवर्तन देखने को हमें मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें परमाणु युग देखने को वर्तमान में भी मिल रहा है। जैसे कि आपने पेपर में पढ़ा होगा, सुना होगा, उत्तर कोरिया पर बार बार प्रतिबंध लगाने पर भी उत्तर कोरिया परमाणु आविष्कार कर रहा है, परमाणु हथियारों का आविष्कार कर रहा है, परमाणु पांडुलिपियों का आविष्कार कर रहा है, परमाणु मिशन चला रहा है। इसके अलावा हम बात करें ईरान पे भी अमेरिका ने बार बार प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन फिर भी कुछ राष्ट्र अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए क्या किया? उन्होंने परमाणु के हथियारों का प्रयोग किया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमाणु युग की शुरुआत होने के बाद में कौन सा युग आया है? वर्तमान में एक परमाणु युग आया है, और मनुष्य सभी परमाणु शक्तियों का विस्तार करते हुए परमाणुओं की होड़ मची हुई है। इसी प्रकार से हम बात करें अगला जो परिवर्तन हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वह परिवर्तन हुआ है एशिया एवं अफ्रीका का जागरण तथा संप्रभु राष्ट्र की संख्या में वृद्धि। देखिए, एशिया एवं अफ्रीका का जागरण और संप्रभु राष्ट्र की संख्या में वृद्धि।
देखिए, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद जब यूरोपियन कंट्री यानी उपनिवेशिक राष्ट्र कमजोर हो गए, वो संभाल नहीं पाए अपने उपनिवेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपनिवेशवाद राष्ट्र कहाँ पे थे? अफ्रीका और एशिया में। तो यहाँ के लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जागरूक हुए और जागरूक होने के बाद में इन्होंने अपने राष्ट्र प्रेम के कारण, राष्ट्रवाद के कारण स्वतंत्रता की बेल बजाई, स्वतंत्रता प्राप्त की। इससे स्वतंत्रता प्राप्त करने से या स्वयं यूरोपियन कंट्रियों के द्वारा जो अफ्रीकी और एशिया कंट्री थी, उनके उपनिवेश को छोड़ने के बाद में वहाँ से साम्राज्यवाद की जो नीति थी उसको समाप्त करने के बाद में वहाँ पर नए जागरण हुआ और नया जागरण के कारण एक संप्रभु राष्ट्र बना। क्योंकि पहले संप्रभु राष्ट्रों की संख्या बहुत ही कम थी। संप्रभु किसे कहते हैं पहले ये समझिए। संप्रभु उसे कहते हैं जो राष्ट्र आंतरिक व बाह्य निर्णय यानी कि आंतरिक निर्णय और विदेश नीति के निर्णय स्वयं लेता हो, अर्थात वह किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन ना हो। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व हम बात करें तो सभी जो अफ्रीकी और एशियन अधिकतर जो राष्ट्र थे उन पर यूरोपियन जो कंट्री थी उनका प्रभाव था। इस कारण वो विदेशी नीति में स्वतंत्र नहीं थे, आंतरिक निर्णय में स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन जब उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई तो वो एक संप्रभु राष्ट्र बने। किस प्रकार के राष्ट्र बने? एक संप्रभु राष्ट्र बने। और संप्रभु राष्ट्र बनने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे इनकी संख्याओं में क्या हुई? वृद्धि हुई। क्योंकि सभी को अमेरिका का विरोध, रूस के विरोध के कारण यूरोपियन कंट्रियों को अपने उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा, सभी राष्ट्रों को स्वतंत्र करना पड़ा। इसके कारण संप्रभु राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि हुई और एशिया और अफ्रीका में क्या हुआ? नवीन चेतना और नवीन जागरण के कारण क्या हुआ? वो एक संप्रभु राष्ट्र बना और संप्रभु राष्ट्र बनने के कारण इनकी संख्या में क्या हुआ? अधिक से अधिक विस्तार हुआ। इसी प्रकार हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगला जो परिवर्तन हुआ वह परिवर्तन है साम्यवाद का विस्तार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह देखने को बहुत अधिक मिला, साम्यवाद का विस्तार हुआ। रूस ने अपनी साम्यवादी की नीति अपनाते हुए जैसे जैसे 9 स्वतंत्र राष्ट्र हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संप्रभु राष्ट्र बने। उन राष्ट्रों को प्रलोभन के माध्यम से, आर्थिक प्रलोभन के माध्यम से, राजनीतिक प्रलोभन के माध्यम से, सैनिक प्रलोभन के माध्यम से सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ जिसे रूस वर्तमान में, सोवियत संघ ने क्या किया? अपने साम्राज्य जो साम्यवादी नीति थी उसका प्रचार प्रसार किया। यानी कि जो साम्यवादी विस्तारवादी नीति थी उनकी,
उनका अधिक से अधिक क्या किया, विस्तार किया। इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रों में वहाँ के जो शासक से उन शासकों को हटा करके या आर्थिक सहायता देके साम्राज्य में साम्यवाद का विस्तार करने की कोशिश की। सोवियत संघ ने पूंजीवाद के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में साम्यवाद का विस्तार किया। उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की। सिर्फ किस कारण से? केवल और केवल साम्यवाद अपनाने के कारण, और वहाँ पर फिर साम्यवाद का विस्तार करके उस राष्ट्र में हस्तक्षेप करना, साम्यवाद की नीतियों को अपनाने का बल देना, साम्यवाद के नियमों और कानूनों को अपनाने का बल देना, यह कार्य कौन करता था? सोवियत संघ। सोवियत संघ का कार्य था साम्यवाद का विश्व में अधिक से अधिक विस्तार करना, साम्यवाद का विश्व में अधिक से अधिक विस्तार करना, और विस्तार करके पूंजीवाद को समाप्त करना, पूंजीवाद के विरुद्ध विचार प्रकट करना। यही क्या उद्देश्य था? साम्यवाद का उद्देश्य था। सोवियत संघ के साम्यवाद ने इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप व एशिया में इस प्रकार फैलता गया, इतने तीव्र गति से फैलता गया, जिससे पूंजीवादी बहुत ज़्यादा क्या हो गए? भयभीत हो गए। पूंजीवादी अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह जो मित्र राष्ट्र थे, उन सभी ने साम्यवादी जो नीति थी रूस की, सोवियत संघ की, उसकी आलोचना की और उसको रोकने का प्रयास व प्रयत्न किया गया। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अंतर्राष्ट्रीय घटना में, जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है उसमें यह एक प्रमुख परिवर्तन, एक प्रमुख घटना के रूप में उभर के आया साम्राज्यवादी यानी साम्यवादी का विस्तार। देखिए, हम बात करते हैं 5 नंबर का जो पॉइंट है हमारा, सैनिक गुटबाजी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? जब सोवियत संघ और अमेरिका पूंजीवादी और साम्यवादी में दो गुटों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन हो रहा था, तब अशांति का काल हो चुका था, अस्थिरता का काल हो चुका था। ऐसा महसूस होने लगा हर राष्ट्र को कि युद्ध कभी भी हो सकता है। सभी राष्ट्र अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत थे, सभी अपने सुरक्षा के लिए चिंतित थे कि हम किस राष्ट्र के साथ खड़े हों जिससे कि हमारी सुरक्षा हो, हमारी रक्षा प्रदान होए, हम हमारे राज्य की संप्रभुता को बनाए रखें। विश्व के सामने ये समस्या प्रकट हो चुकी थी, क्योंकि उस समय जब विश्व युद्ध समाप्त ही हुआ था, सब राष्ट्र आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से कमजोर थे। कमजोर होने की स्थिति में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमारा राष्ट्र इस समय असुरक्षित है। असुरक्षित महसूस करने के कारण जब पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हो रहा, एक
पूंजीवादी तो दूसरा साम्यवादी। इन्होंने अपने अपने गुटों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो केवल पूंजीवादी राष्ट्र बना रहे थे और साम्यवादी राष्ट्र बना रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने सैनिक शक्ति का भी आवश्यक समझा। सैनिक शक्ति को भी आवश्यक समझते हुए अमेरिका और रूस ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए दोनों ने सैनिक गुटों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमें सैनिक गुटबाजी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया कि एक राष्ट्र पर आक्रमण होने पर ये मान लिया जाएगा कि सभी राष्ट्रों पर आक्रमण हुआ है। तो ये इनकी गुटबाजी, सैनिक गुटबाजी, इन्होंने कहा कि हम हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए सैनिक गुट का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार से सोवियत संघ ने भी वार्षया की संधि करके एक गुट का निर्माण कर लिया, सैनिक गुट का निर्माण कर लिया। इसी प्रकार से दोनों ओर से गुटबाजी होने लगी। विश्व में अस्थिरता आ गई और अस्थिरता आने के कारण सैनिक गुटबाजी बहुत ज़्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। देखिए, सैनिक गुटबाजी बढ़ने के कारण विश्व में यह एक प्रमुख परिवर्तन आया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह भी क्या है, एक प्रमुख परिवर्तन या विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय की एक प्रमुख घटना। इसी प्रकार से हमने आज बात की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटित हो रही हैं उनके संबंध में, परिवर्तन के संबंध में, तो हमने आज जिस प्रकार से 5 प्रमुख पॉइंटों के बारे में चर्चा की, और हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम विस्तार से आगे की जो हमारी पॉइंट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमने आज किस किस टॉपिक पर चर्चा की। यूरोपियन प्रभुत्व का अंत किया, परमाणु युग का सूत्रपात, एशिया और अफ्रीका जागरण यानी कि संप्रभु राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि, साम्यवाद का विस्तार और सैनिक गुटबाजी। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शीत युद्ध के बाद गुट निरपेक्षता के बारे में, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अंत के बारे में, महाशक्तियों की संख्याओं के बारे में कि कैसे कम हुई, उनके बारे में, द्विध्रुवता से बहु केंद्रितवाद किस प्रकार बना उसके बारे में, तीसरे विश्व युद्ध की जो बढ़ता हुआ महत्व है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उत्तर व दक्षिण संघर्ष के बारे में, व संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता हुआ परिवार के बारे में, इसकी संख्या के बारे में हम कल विस्तार से बात करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।